बात करते हैं पेपर पेपर 5 है बेटा आज का। और ये पेपर है मई जून 23। वेरिएंट इज 5-1। तो बेटा, सो क्वेश्चन नंबर वन इज रिलेटेड विद केपीसी, which is partition coefficient. बेटा, ये विजिबल है? Okay, so the partition coefficient KPC shows the distribution of a solute between two immiscible solvents. So KPC is determined by measuring the concentration of solute in each solvent. So वो एक solute है और दो solvent हैं। इसका मतलब है दो solutions होंगे। तो दोनों solutions में solute की concentration क्या होगी, उसका ratio is KPC। तो the organic solvent इथॉक्सी इथेन, ये एक solvent है बेटा। एंड वाटर, ये वाटर दूसरा solvent है, वाटर solvent है। और इथॉक्सी इथेन solvent है। ये दो solvents हैं। और दोनों solvents को immiscible होना चाहिए, वरना we we can't make KBC calculations. One of the conditions for KBC is कि solvents immiscible हों। So a student is asked to find KBC of butane dioic acid. So butane dioic acid is solute basically। तो ये एक solute है और we have two solvents। तो इस एक solute की दो solvent में concentration का रेशो हम निकालेंगे, ये उनको दे दें। The expression for KPC when butane dioic acid is in equilibrium with ethoxy ethane and water is shown। तो ये KPC expression है। डेंसिटीज बेटा गिवन है, इथॉक्सी इथेन और वाटर। किसकी डेंसिटी बेटा ग्रेटर है? वाटर की डेंसिटी ग्रेटर है या इथॉक्सी इथेन की डेंसिटी ग्रेटर है? तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो लोअर लेयर किसकी होगी? अगर ये दो वाटर और इथॉक्सीथेन दो सॉल्वेंट्स को मिक्स करेंगे तो लोअर लेयर एक्वस होगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। और जो अपर लेयर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की होगी। ओके, अच्छा। फिर उसके बाद द स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड टू फाइंड द पार्टीशन कोएफिशिएंट। सो अ डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स इज शोन इन फिगर 1.1। तो लेट अस सी कि बेटा व्हाट दिस मेथड इज। सो व्हाट दे आर सेइंग कि स्टेप वन में क्या हुआ बेटा? एड 30 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू अ सेपरेटिंग फनल। बेटा सेपरेटिंग फनल इज दिस काइंड ऑफ फनल। दिस इज फनल। इसका ये ऊपर ये स्टॉपर है। स्टॉपर जब लगा देते हैं फिर हम इसे शेक कर सकते हैं। तो स्टेप वन में इन्होंने क्या किया है कि 30 cm क्यूब डिस्टिल्ड वाटर लिया है सेपरेटिंग फनल में। वे बाय डिफरेंस 2.81 ग्राम ऑफ ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक एसिड सॉल्यूट है बेटा। तो डिस्टिल वाटर लिया पहले 30 cm क्यूब, उसमें फिर जो है 2.81 ग्राम ब्यूटेन डाइओइक एसिड सेपरेटिंग फनल में ऐड कर दिया, जो पानी उसमें पहले ऐड किया था। फिर स्टॉपर द सेपरेटिंग फनल एंड शेक इट अंटिल ब्यूटेन डाइओइक एसिड हैज डिसॉल्व। तो सेपरेटिंग फनल में व्हाट वी डिड, हमने सेपरेटिंग फनल में वाटर लिया 30 cm क्यूब और उसमें ये सॉल्यूट ऐड कर दिया 2.81 ग्राम बेटा। और फिर इसका स्टॉपर इधर लगा के इसको शेक किया तो हमारे पास सोल्यूशन बन गया। व्हाट सोल्यूशन वी गॉट एक्वस सोल्यूशन। उसके बाद फिर हमने क्या किया? रिमूव द स्टॉपर एंड ऐड 30 cm क्यूब ऑफ इथॉक्सी इथेन। फिर हमने स्टॉपर हटाया और यहाँ पे दूसरा सॉल्वेंट प्लेस किया बेटा, जो कि इथॉक्सी इथेन था, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था। अच्छा, फिर रिप्लेस द स्टॉपर एंड शेक द सेपरेटिंग फनल जेंटली। फिर स्टॉपर रख के दोबारा शेक किया। अब ये क्यों कर रहे हैं शेक? तो दोबारा शेक क्यों कर रहे हैं? इसलिए शेक कर रहे हैं कि वो जो सॉल्यूट पहले पानी में डिजोल्व था वो खुद को दो सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो सॉल्यूट पहले वाटर में डिजोल्व था, अब सॉल्यूट का कुछ पार्ट ऑर्गेनिक में डिजोल्व हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट वाटर में रहेगा। तो अब नाउ वी गॉट टू सॉल्यूशंस। वन इज ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, द अदर इज एक्वस सॉल्यूशन।
फिर बेटा, प्लेस द सेपरेटिंग फनल इनटू अ क्लैंप, अलाउ द लिक्विड टू सेटल सो दैट द टू लेयर्स कैन बी सीन। ठीक है, दोनों लिक्विड्स इममिसेबल हैं, तो आपको दो लेयर्स नजर आएंगी। तो इसको सेटल करने के लिए छोड़ दें, दो लेयर्स बेटा बन जाएंगी। फिर स्टेप 7 में, रिमूव द स्टॉपर and open the separating funnel tap to allow the lower layer to run into beaker A। यहाँ पे बेटा बीकर रखें, इसको ओपन करें, सेपरेटिंग फनल को, और लिक्विड को, लोअर लेयर को आप सेपरेट करें। लोअर लेयर होगी सोल्यूशन ए। लोअर लेयर एक्वस थी, लोअर लेयर बेटा एक्वस थी, और दैट इज सोल्यूशन ए। फिर ए को हटा के दूसरा बीकर रखें बेटा, और दूसरे बीकर में आप ऑर्गेनिक लेयर कलेक्ट करोगे। दूसरा बीकर इज बीकर बी, और अब उसमें जो सोल्यूशन आया है वो ऑर्गेनिक सोल्यूशन है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व है, ए में एक्वस वाटर में सॉल्यूट डिजॉल्व है। सो नाउ यू गॉट टू सॉल्यूशंस। फिर आपने क्या करना है, ट्रांसफर 10 cm क्यूब ऑफ द एक्वस लेयर इनटू कॉनिकल फ्लास्क। ये जो एक्वस लेयर थी, इसको कॉनिकल फ्लास्क में आपने ट्रांसफर करना है। दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, इसमें व्हाट यू नीड टू टेक, 10 cm क्यूब ऑफ ए कॉनिकल फ्लास्क में लिया, और फिर क्या किया बेटा, टाइट्रेट विद 0.500 मोल पर डे टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूज थाइमोल्थिलीन एज इंडिकेटर। तो यहाँ ब्यूरेट लगाएं, और फिर ब्यूरेट में क्या लें बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, और फिर टाइट्रेशन करें। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करेगा इस 10 cm क्यूब सैंपल में, ब्यूटेन डाइओइक एसिड से रिएक्ट करेगा। ब्यूटेन डाइओइक एसिड सॉल्यूट था, वो सॉल्यूट ए में भी होगा, यानी ऑर्गेनिक एक्वस सॉल्वेंट में भी होगा, बी में भी होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी होगा। तो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद ब्यूटेन डाइओइक एसिड, एंड एसिड बेस टाइट्रेशन होगी, और इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। स्टाइकोमेट्री जब लगाएंगे, ब्यूटेन डाइओइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यू कैन कैलकुलेट। यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है वो 0.50 मोल पर डीएम क्यूब का है, राइट। फिर बेटा वो क्या कहते हैं, टेक 10 cm क्यूब ऑफ द इथॉक्सी इथेन लेयर। अब 10 cm क्यूब उसी तरह कॉनिकल फ्लास्क में, यू नीड टू टेक 10 cm क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेयर, और फिर उसमें ब्यूरेट लगाएं, और ब्यूरेट लगाने के ब्यूरेट में यू नीड टू टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी ऑफ 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, एंड दिस टाइट्रेशन विल गिव यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटेन डाइओइक। बेटा इसमें इन्होंने क्या किया है, 10 cm क्यूब वाटर भी ऐड किया है। ये वाटर क्यों ऐड किया, ऊपर तो वाटर नहीं ऐड किया था स्टेप 8 में, यहाँ वाटर क्यों ऐड किया है। ऊपर इन्होंने 10 cm क्यूब एक्वस लेयर ली और टाइट्रेट कर दिया, नीचे 10 cm क्यूब स्टेप 9 में 10 cm क्यूब ऑर्गेनिक लेयर ली और उसे टाइट्रेट नहीं किया, पहले 10 cm क्यूब वाटर ऐड किया फिर टाइट्रेट किया। देखो जो ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना उसमें, ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं होगा रेडिली, इसे वाटर चाहिए डिसोसिएट होने के लिए। वाटर ऐड किया सो दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिसोसिएट हो जाए, तो H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो जाए। अब इधर H प्लस आयंस होंगे तो ये एल्कली से न्यूट्रलाइज होगा। तो वाटर इसलिए ऐड किया कि वो जो सॉल्यूट है, जो एसिड है, वो डिसोसिएट हो जाए और H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो जाए। ओके, देन बेटा ये सेपरेटिंग फनल है और ये सारा कुछ इसके अंदर हुआ। व्हाट दे आर सेइंग, अब इसके आंसर्स कर आप बताते जाएं। स्टेट वेदर बीकर ए इन स्टेप 7 कंटेन्स एक्वस लेयर या इथॉक्सी इथेन लेयर। हाँ, उसकी वजह यहाँ पे देखो इन्होंने बताई भी है। ये डेंसिटीज दी हुई है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर cm क्यूब है, और इथॉक्सी इथेन की 0.71। तो हाई डेंसिटी किसकी है, वाटर की है, इसलिए एक्वस लेयर नीचे होगी, और लोअर लेयर हमने बीकर ए में कलेक्ट की है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि बीकर ए कंटेन्स एक्वस लेयर, और एक्सप्लेनेशन ये है कि डेंसिटी वाटर ऑफ वाटर इज ग्रेटर
than density of ethoxyethane. Ethoxyethane. Then beta, identify the piece of operators that should be used in step 8 to transfer 10 cm cube of aqueous layer. जी बेटा, ये जो हमने सेपरेट किया बीकर ए और बीकर बी में, फिर बीकर ए से हमने 10 cm क्यूब सैंपल ट्रांसफर किया यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में, तो कौन सा ऑपरेटर्स बेटा हमें यूज करना चाहिए? तो ऑपरेटर शुड बी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। याद रखें, पिपेट दो तरह के होते हैं, पिपेट ऑफ 25 cm क्यूब कैपेसिटी एंड पिपेट ऑफ 10 cm क्यूब कैपेसिटी। पिपेट ऑफ 10 cm क्यूब कैपेसिटी भी अवेलेबल होते हैं। ओके, सो विच operators we will use, beta, that is volumetric pipette. Volumetric pipette, ऐसा pipette जिसकी capacity 10 cm cube. Okay. Suggest why water is added to ethoxyethane layer in step 9. I just spoke about this. Okay, so that the solute क्या था बेटा? ब्यूटेन डायोइक एसिड था। ब्यूटेन डायोइक एसिड can dissociate, can dissolve. Dissolve means dissociate. ओके, डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे और फिर टाइट्रेशन हो सकेगी। देन बेटा कैलकुलेशन है, समवन शुड टेक आउट कैलकुलेटर बेटा, मुझे कैलकुलेशन बताते रहे। For 2.81 gram sample of butane dioic acid, this butane dioic acid is 2.1 gram. The titer for the aqueous layer is 27.25 and titer for the ethoxyethane layer, बेटा aqueous layer बीकर A में थी ना, titer is volume of sodium hydroxide. This is sodium hydroxide. और इसका titer is means 27.25 cm cube is the volume taken by sodium hydroxide to neutralize the butane dioic acid in aqueous layer. बेटा ये है। अब ये बताएं कि ये जो हमने यहाँ पे वॉल्यूम लिया था ब्यूटेन डायोइक एसिड का, वो कितना सीएम क्यूब था? एक्वस लेयर का वॉल्यूम कितना था? 10 सीएम क्यूब लिया था ऊपर। And sodium hydroxide की concentration, sodium hydroxide was used for aqueous layer in this step बेटा। देखें किस स्टेप में, ये स्टेप 8 में एक्वस लेयर के ब्यूटेन डायोइक एसिड को टाइट्रेट किया था, तो स्टेप 8 में कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.5। ठीक है, जब वाटर के साथ वाटर में ब्यूटेन डायोइक एसिड के साथ टाइट्रेशन कर रहे थे तो देन द कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो बेटा जस्ट टेल के इट इज 0.50 mole per dm cube. How would you do this? You have to calculate the concentration of butane dioic acid in aqueous layer. तो पहले जस्ट कैलकुलेट मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर ये रेशो लेंगे हम 1:2। सो मोल्स के लिए concentration equals moles over volume into 1000. So moles will be equal to concentration into volume, which is 0.5 into 27.25 divided by 1000. That will give you moles of sodium hydroxide. Can you tell me how many moles of sodium hydroxide are there? 2.725 into 73 into 10 to the power minus 3 minus 4. Okay, minus 4. Okay. So 10 to the power minus 4 है बेटे, कंफर्म कर। हाँ, NaOH की, ये NaOH की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, जो हमने स्टेप 8 में NaOH की कॉन्सेंट्रेशन ली वो 0.5 थी। 0.01
1.036 दिस मैनी मोल्स बेटा वी हैव। फिर 1:2 में सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल्स है 0.0136। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्यूटेन डाइओइक एसिड यू हैव? हाफ ऑफ दिस, 10⁻³ 8 के बाद कुछ डिजिट था? ओके। अब once again we need to calculate concentration. So concentration is moles over volume into thousand. So moles are 6.8 into 10⁻³ Volume now is 10 cm³ beta into thousand. जी बेटा 0.68। 8 के बाद कोई डिजिट है? नहीं है, तो फिर बस एटलीस्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारे पास ये रीडिंग है। एनी कंफ्यूजन? जो बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन पार्टीशन कोएफिशिएंट केपीसी। अब केपीसी देखें, ऊपर इन्होंने एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पे कि केपीसी इक्वल है किसके? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिवाइड बाय सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक है, तो केपीसी, उस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। केपीसी इज इक्वल टू सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, लेट से सॉल्यूट इज एक्स, ब्यूटेन डाइओइक एसिड सॉल्यूट है ऑर्गेनिक में, डिवाइड बाय सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन aqueous solvent में। हमें we know the solute concentration is in aqueous solvent which is 0.68। now we need to know कि ब्यूटेन डाइओइक एसिड की concentration organic solvent में कितनी थी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितनी थी बेटा? हमने ब्यूरेट में लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास क्या था बेटा? 10 cm³ था ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि था इथॉक्सी इथेन। दैट वाज इथॉक्सी इथेन। ओके, सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या थी बेटा? स्टेप 9 में ये देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी जब इथॉक्सी इथेन वाले ब्यूटेन डाइओइक एसिड को न्यूट्रलाइज करें था? 0.10 थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज 0.10 मोल पर DM³। और टाइटर वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ बेटा, ये टाइटर वॉल्यूम है इथॉक्सी इथेन लेयर के लिए, दैट इज 22.50। दिस इज 22.50 cm³। So again, you will calculate moles is concentration to volume over 1000। बेटा निकालिए, concentration है 0.10, volume is 22.50। This is 22.50 divided by 1000। Just take out these moles बेटा। 25 into 10⁻³ 2.25। फिर बेटा 1:2 था, 1 मोल था ब्यूटेन डाइओइक एसिड का, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे। Just place it here, 2.25 into 10⁻³। You will get X here, what it is, 1.125 into 10⁻³, and then concentration is moles. So moles is how much? 1.125 divided by volume is 10 into 1000। 1125। बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन इधर प्लेस करें क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में थी, तो अब इसकी रेशो लें। अब ये रेशो क्या बनती है? दैट इज योर आंसर, 0.165। Yes, this is the answer, 0.165। Got the idea? This is a kind of revision for KPC as well. Okay. Then beta, explain why the student is only able to repeat the titration once. Why student is able to repeat the titration once?
देखो हमने जो पिपेट लिया था वो किस कैपेसिटी का था? पिपेट कैपेसिटी क्या थी? वॉल्यूम कैपेसिटी पिपेट की कितनी थी? 10 cm³ थी। और ओरिजिनली जो सेपरेटिंग फनल में हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया था वो कितना था? 30 cm³ था। तो जब आपके पास दो लेयर्स थी और आपने बीकर ए में ये लोअर लेयर जो एक्वस लेयर है बीकर ए में आपने आइसोलेट की थी, आपका क्या ख्याल है ये वॉल्यूम कितना होगा ए में? ए का जो वॉल्यूम होगा वो लेस देन 30 cm³ होगा, क्योंकि आप केयरफुली सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री लाइन है वो वाला पार्ट डिस्कार्ड करोगे। जब आप ए को आइसोलेट करोगे तो वो परफेक्टली 30 cm³ तो नहीं होगा ना आपके पास। तो 10 cm³ कैपेसिटी से आप कितनी टोटल रीडिंग ले सकते थे? दो रीडिंग ले सकते थे। 10 cm³ आप पहले निकालोगे, फिर 10 cm³ निकालोगे। थर्ड 10 cm³ आपको पास फुली अवेलेबल नहीं होगा। सो टोटल टू रीडिंग्स कैन बी डन। टोटल टू रीडिंग्स कैन बी टेकन। ठीक है, इसलिए रिपीट वंस का क्या मतलब है बेटा कि एक दफा टाइट्रेशन हुई और एक दफा रिपीट किया। तो टोटल टू रीडिंग्स कैन बी डन बिकॉज वॉल्यूम अवेलेबल इज लेस देन, बिकॉज वॉल्यूम अवेलेबल was लेस देन 30 cm³। वॉल्यूम 30 cm³ से लेस था, इस वजह से टोटल दो रीडिंग्स आप कर सकते थे, यानी एक दफा रिपीट आपने किया। Suggest how you would modify the procedure to ensure that the student can repeat the titration more than once। तो फिर वॉल्यूम क्या लेना चाहिए था बेटा? ग्रेटर देन 30 cm³। अगर वॉल्यूम ग्रेटर देन 30 cm³ होता तो देन स्टूडेंट वॉज एबल टू रिपीट इट एटलीस्ट टू टू टाइम्स रिपीट कर सकता। A different student forgets to shake the separating funnel in step 5। ठीक है, forget to shake the separating funnel। तो अगर separating funnel शेक करना भूल गए हो, फिर बेटा what will happen? You have aqueous layer here and you have organic layer here, and KPC is concentration in aqueous organic divided by concentration in aqueous। जी बेटा क्या होगा जब शेक नहीं करोगे, ये शेक करना भूल गए तो इधर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होगी ना इसमें, एक्वस लेयर में कॉन्सेंट्रेशन विल बी ग्रेटर। डज इट मेक सेंस? तो जब ये ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन होगी बेटा एक्वस वाले, तो केपीसी विल डिक्रीज। इफेक्ट ऑन केपीसी, केपीसी विल डिक्रीज। वाई बेटा? ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस लेयर, राइट? सो बेटा दैट वाज क्वेश्चन वन, विच इस पेपर में थ्री क्वेश्चंस थे बेटा। नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन बेटा, second question is based on paper chromatography. So what they say, paper chromatography can be used to separate individual amino acids from their tripeptide or hydrolyzed। बेटा ट्राइपेप्टाइड में तीन अमाइनो एसिड्स होंगे। When three amino acids are there in tripeptide, when hydrolysis happens, you get amino acids back. So hydrolysis of tripeptide will give you amino acids. So one molecule of tripeptide produces three amino acids, okay, when hydrolyzed. So a student is asked to identify the amino acids formed from the hydrolysis of three different tripeptides. So A, B, and C, these are three different tripeptides, right? और एक chromatography बेटा हुई है। This is solvent front. Solvent front is that point till which the solvent has traveled। और ये सैंपल से ट्राइपेप्टाइड ए, ट्राइपेप्टाइड बी एंड ट्राइपेप्टाइड सी है। हाइड्रोलिसिस के बाद जो इनके कंपोनेंट्स थे, उनकी आ, उनके मिक्सचर्स थे बेटा, उनकी पेपर क्रोमेटोग्राफी की है, राइट? एंड देन बेटा RF वैल्यू। So particles can be identified on the basis of RF value। What is RF value? You know कि distance traveled by component, which is amino acid, divided by distance traveled by solvent। So A,
Suggest why each sample is applied to chromatography paper using a capillary tube. बेटा कैपिलरी ट्यूब ऐसे ऐसे बहुत सी थिन सी इसकी ओपनिंग होती है. कैपिलरी ट्यूब इज दिस काइंड ऑफ ट्यूब. आई होप दैट यू वुड हैव सीन दिस इन लैब. इस तरह से होती है कैपिलरी ट्यूब. बहुत थिन सी इसकी ओपनिंग होती है. तो ये कैपिलरी ट्यूब क्यों यूज कर रहे हैं रादर देन पिपेट? पिपेट क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? बेटा पिपेट से अगर आप ड्रॉप इधर प्लेस करोगे ना तो वो स्प्रेड हो सकता है ड्रॉप सा. क्योंकि पिपेट जो है ना वो लार्ज ड्रॉप को ट्रांसफर करेगा. तो कंट्रोल्ड एप्लीकेशन के लिए कैपिलरी ट्यूब इज यूज. ठीक है. फॉर कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ सैंपल वी यूज कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब इज यूज. राइट. लिख सकते हैं कि पिपेट से उस जो सैंपल है वो स्प्रेड हो जाएगा बेस लाइन पे. इसलिए कैपिलरी ट्यूब इज बेटर. देन बेटा सजेस्ट why it is necessary to spray developing agent. Beta, what is developing agent? Developing agent is locating agent. What it is? Locating agent का क्या काम होता था कि इनविजिबल स्पॉट्स को विजिबल कर दे. What locating agent do बेटा? Developing agent or locating agent, it makes invisible spots to visible. So to make, हाँ अमीनो एसिड के यूजुअली इनविजिबल होते हैं. टू मेक इनविजिबल स्पॉट्स as visible. This is the role of locating agent or developing agent. Right, beta? Then the next thing is this RF thing. The RF values of different amino acids are given, beta. So use the data in table 2.1 to identify the amino acid in tripeptide A. तो tripeptide A में बेटा ये फिर आप खुद कर लेना. ओके देखो, the distance traveled by the solvent happens to be how much? 7. Okay, so RF, look, this RF value for this 7 will be here. Distance traveled by the solvent. And distance traveled by the component, वो आप इधर से बेटा ट्रेस कर लो. इसने कितना इसके मिडिल से ट्रेस कर लो. Happens to be 1 और 1.1. 1.1 तक है बेटा. What it gives you? 0.157. तो इस तरह से इसको बेटा मैच कर लो इस टेबल से. 157 is closer to what बेटा? 157. और ये 14 है. ये सो क्लोजर टू दिस वन, लाइसी. राइट. तो इसी तरह बाकी स्पॉट्स के आप खुद कर लो. ओके, यूर सेल्फ. बाकी जो 3 स्पॉट्स हैं उसके यानी जैसा हमारा मकसद था कि वी शुड डिस्कस द मेथड. सो बाकी स्पॉट्स के इसी तरह आप कर लेना. ओके. देन बेटा व्हाट दे से कि सजेस्ट व्हाई द हाइड्रोलिसिस सैंपल ऑफ बी प्रोड्यूसेस ओनली 2 स्पॉट्स. बी में यू गॉट 2 स्पॉट्स बेटा. लुक, दिस इज बी ना. There should be 3 amino acids, but spots are 2. हाँ, yes, 2 amino acid can be same बेटा. It's possible. 2 spots का मतलब है कि 3 में से 2 amino acids are same. 2 out of 3 amino acids, 3 amino acids would be same. Would be same. Okay. 2 of the spots from the hydrolysis of sample C overlaps. So what is the reason beta of overlap? देखो ये sample C है and 2 of the spots are overlapping. तो ये overlap बेटा तभी होगा जब इनकी solubility is same. When solubility is same, then RF value is same.
So two of the amino acids have same solubility of these two amino acids, right? Okay, suggest an improvement to the method that would allow the overlapping spots to distinguish clearly. You should change the solvent. जब आप solvent change करेंगे तो solubility will be different and then the spots will not overlap. Okay, but that is the end of this question as well as end of this class.